हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू लोग। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कृष्णा भैया मैथ वाला KBMW में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का 1 शॉर्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम एक वीडियो में पूरी की पूरी चैप्टर को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम पूरी के पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैंने आसानी के लिए इस चैप्टर को थोड़ा से पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। इस चैप्टर में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, ये सब इनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय और एल्गोरिथम क्या होता है भी बताएंगे। तीसरा टॉपिक होगा संख्याओं का लॉसा और मौसा कैसे निकालते हैं। फिर चौथा टॉपिक होगा अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना। पांचवा टॉपिक होगा अपना परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में समझते हैं जो कि जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना हमको चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हमने पहला लिख रखा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होती क्या थी? देखो, इस यूनिवर्स में दो तरीके की संख्याएं अवेलेबल हैं। एक है वास्तविक संख्याएं, एक है इमेजिनरी काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सारे के सारे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह है वही आपका वास्तविक संख्या है। जैसे 1 हो गया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, सीधा आपका समूह है, तो ये सब वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। वास्तविक संख्याओं को हम नॉर्मली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है वो परिमेय संख्या है और दूसरा है अपरिमेय संख्या। अब हम इनका डिफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। होती क्या है, तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो अभी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत अपने को बहुत सारी चीजों को स्टडी करनी है और अपरिमेय संख्याओं बताएंगे क्या होती है। तभी हम परिमेय संख्या क्या होती है थोड़ा सा रुक जाते हैं, पहले उसके बाद की चीजों को हम समझ लेते हैं। देखो, पहला है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जिनको हम गणना के लिए यूज करते हैं वो वास्तविक प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं कि अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ओके, बहुत बढ़िया। पूर्णांक क्या होता है? अगर प्राकृतिक संख्या में सारे निगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 के साथ मिला दिया जाए तो वो पूर्णांक बन जाता है। मतलब 0 के आगे 1 2 3 सारा और 0 के पहले -1 -2 -3 इनफाइनाइट इनफाइनाइट तक, इन सबका जो समूह है ये आपका पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, सम संख्याएं क्या होती है? जो संख्याएं 2 से भाग देने पर पूरी की पूरी कट जाती हो, उसका शेषफल कुछ नहीं बच रहा हो, उसको सम संख्याएं बोलते हैं। मतलब आप लिख सकते हैं कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं पूर्णतया उनको सम संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो 2 4 6 8 10। ठीक है, देखो विषम संख्या में देखा जाए तो क्या होता है? विषम संख्या जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं उनको विषम संख्याएं बोलते हैं।
1 3 5 7 आगे, इसी प्रकार आगे भी। ठीक है, भाज्य संख्या ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भाज्य संख्या होती क्या चीज है? देखो, वे संख्याएं जो एक से कट रही हो और खुद से कट रही हो, इसके अलावा किसी और नंबर से भी कट रही हो, तो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, जो संख्या एक से कट रही हो, खुद से कट रही हो और किसी ना किसी दूसरे नंबर से भी कट रही हो, डिवाइड हो रही हो, भाग देने पे भाग चली जा रही हो, उसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 6 4 8 9 15 आदि कर सकते हैं, आगे भी ऐसे है। ठीक है, ऐसे 6 को देखो, 6 को आप 1 से काटो कट जाएगा, 6 से काटो कट जाएगा, उसके अलावा आप 2 से काटोगे कट जाएगा, 3 से काटोगे कट जाएगा, तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, 4 देखो 1 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो ये भाज्य संख्या है। 1 और 4 के अलावा भी किसी न किसी से कट रहा है, तो भाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्याएं केवल और केवल 1 से कट रही हो और खुद से कट रही हो, उसके अलावा किसी और संख्या से ना डिवाइड हो रही हो, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, जैसे ये स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 5 7 आगे तक। ठीक है, पहला सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या आपका 2 है, ये सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होता है, देखो 2 1 से कट रहा है और 2 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, तो ये भाज्य संख्या होगी। 3 देखो 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो उसको वो भाज्य संख्या होगी। ठीक है, 5 देखो 1 से डिवाइड हो रहा है और 5 से विभाजित हो रही है और उसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, इसकी वजह से ये 5 अभाज्य संख्या में आएगा। सह अभाज्य संख्या देखो क्या होती है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आप नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का अगर मौसर 1 है तो वो संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आप लिख सकते हैं, मैं वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दूंगा, हैंड रिटेन नोट्स दे दूंगा, आप लोग वहां पे सब कुछ बकायदे लिखा हुआ है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आपके दिमाग में रहे। सर अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मौसा 1 हो, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो उन संख्याओं को सहभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, मैंने 3 5 पूछ लिया, क्या ये सहभाज्य संख्या है? तो आप कैसे पता करोगे कि है कि नहीं है? तो देखो 3 का फैक्टर कर लो, गुणनखंड कर लो, 1 और 3 आएगा। 5 का करोगे तो 1 और 5 आएगा, कुछ वैनिष्ट नहीं मिल रहा है ना, तो इसका मौसा क्या होगा? इन दोनों नंबर का 1 होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और आप बताओ ये है। ठीक है, और 7 9 7 और 9 ये सहभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका HCF मौसा 1 है। 8 और 4 ये सहभाज्य संख्या है जी? नहीं है, क्योंकि मौसा यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? बहुत थोड़ा सा और समझते हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्या वैसे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब हम इतना समझने के बाद अब समझते हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या चीज है। ठीक है, देख लो, नोट कर सकते हो यार, काफी अच्छी चीज है। वास्तविक संख्याएं ये चैप्टर पढ़ने से पहले
आपको इतनी संख्याओं के बारे में एग्जाम्पल उदाहरण पूरा मतलब अच्छे से समझ में आना चाहिए। थोड़ा हम वास्तविक संख्याओं पर आते हैं। देखो परिमेय संख्या थोड़ा समझो, काफी ध्यान से समझना, काफी अच्छी चीज है परिमेय संख्या। मैं लिखता हूँ डेफिनेशन, जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और ना लिखो, लिखा जा सके जहां P और Q अभाज्य पूर्णांक है, अभाज्य पूर्णांक और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वैसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। थोड़ा सा उदाहरण से समझते हैं, जैसे 3/5। ये देखो दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है, ठीक है, और नीचे वाला हर जो है अंश और हर 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये परिमेय संख्या 1 भी परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है बाबू, ये परिमेय संख्या नहीं है, √2 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप समझ लो, आगे बहुत काम आएगी। ठीक है, अब वो ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये है यूक्लिड विभाजन। प्रेमिका नहीं, प्रमेयिका। प्रेमिका का मतलब गर्लफ्रेंड होता है, और यहाँ प्रमेयिका क्या है, ये थ्योरम है। ठीक है, एक तरीके से इसका यूज करेंगे और हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और प्रेमिका अलग चीज होती है। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो इसकी प्रमेयिका क्या बोलती है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान होंगी कि दिस, मतलब आपके पास अगर दो धनात्मक पूर्णांक है a और b, तो उस दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो और पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान होंगे कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, मुझे पता है, जब मैं भी पढ़ता था तो मुझे भी पल्ले नहीं पड़ता था, कोई बात नहीं। लिखा हुआ a = bq + r, जहां r जो है 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। अच्छा, इस कहानी को मैं थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में समझने की कोशिश करता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। काफी इजी लिखा हुआ, देखो लिखा ई बाबू, जैसे हम लोग कक्षा 6, 7, 8, 5 में पढ़ते होंगे कि भाज्य = भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, वही चीज कह रहा है ये, लेकिन वो थोड़ा सा समझ जाओ ना, अपने भाषा में कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तुम बड़े हो चुके हो ना, इसलिए तो यहाँ भी इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। जैसे ये चीज लिखा हुआ है, तो मैं सपोज कर लेता हूँ, ये जो है ना वो भाज्य लिखा हुआ है, b का मतलब भाजक हुआ, q का मतलब भागफल हुआ, r का मतलब शेषफल हुआ। अच्छा, अब बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये होता क्या चीज है, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, तो कोई बात नहीं, हम उनको भी बताएंगे। देखो भाज्य क्या होता है, जब हम भाग देते हैं
ठीक है। ऐसे जब बनाते हैं तो जो बीचवा में लिखा रहता है ना उसको भाज्य बोलते हैं, ठीक है। जो बगलिया में लिखा रहता है उसको भाजक बोलते हैं, जो जिस नंबर से हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। जो कपड़ा पे मिलता है उसको भागफल बोलते हैं, जो निचवा मिलता है उसको शेषफल बोलते हैं। तो ये एक फॉर्मूला बन के आता है, भाज्य इक्वल टू भागफल, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर आपको चेक करना है कि आपने जो भी भाग दे रखा है वो सही है या गलत, तो हम लोग कक्षा 6 या 7 में इसी फार्मूले का यूज करते थे, इसी सूत्र का यूज करते थे और बताते थे कि पता कर लेते थे कि हमारा जो भी मैंने भाग सॉल्व किया है, हल किया है, वो सही है या गलत है। तो इस पे का क्वेश्चन भी बनने के चांसेस होते हैं। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा थोड़ा सा ध्यान दो। क्या करेगा वो, भाज्य दे देगा, ठीक है, बोलेगा और भाजक दे देगा, ठीक है, और शेषफल दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि भागफल बताइए। बात समझ लो ना। अभी मैं रुको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, पहले इसको समझा देता हूँ फिर क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में? अच्छा, ये चीज लिखा हुआ है आर जो है 0 के बराबर या बड़ा लेकिन बी से छोटा, ये क्या चीज है? तो आर का मतलब तुम समझो, आर का मतलब यहाँ पे क्या है, ये शेषफल है, ठीक है। अब बी का मतलब भाजक है। तो तुमको पता ही होता है यार, जब तुम भाग देते हो तो जो भी शेषफल छोड़ते हो वो भाजक से छोटा ही तो छोड़ते हो। अगर बराबर है तो भाग चला जाएगा ना एक बार में, तो बराबर तो छोड़ते नहीं है, एक उससे छोटा ही छोड़ते हैं। 0 हो सकता है तो 0 तो होता ही है, नहीं तो उससे छोटा हो जाए, बी से छोटा हो जाए, ठीक है। बी का मतलब भाजक से छोटा हो जाए तब छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, इस पे अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो बहुत ज्यादा दिमाग का दही बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं आ रहा छोड़ सकते हैं, उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन है, आ सकता है क्वेश्चन, आ सकता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन ये चीज जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन एक तो आ सकता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यार जब मैं पढ़ता था तो ये नाम मुझे नहीं पता था कि इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक है। मैं क्या बस जानता था कि मौसा निकालने की 2 विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है और दूसरा भाग विधि होती है। हम इसको भाग विधि के नाम से जानते थे, ठीक है। अब हमको पता चला है कि इसका स्पेशल नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, उससे निकालते हैं। ओके, तो समझो कुछ नहीं है, अगर भाग विधि आपको आता है तो उसी से हम बनाएंगे, वही चीज है, एकदम सेम चीज है। दो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या चीज है? देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब बस इतना है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसम निकालने की चरणबद्ध विधि है, एक विधि है, ठीक है, एक तरीका ही है मौसम निकालने का, और कुछ नहीं है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो ये तरीका है तो बताइए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेकर आपको प्रश्न करवा दीजिए ताकि हम समझ पाए कि कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक तो है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इतना और इतना का मौसम निकालो। तो आपको तो अगर एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इन दोनों का बस मौसम निकालो यार, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके से आप निकालो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नाम लिख के आ गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की ही सहायता से निकालना है तो भैया निकालना पड़ेगा, हम बताते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आपको इस तरीके से मौसम निकालने की तरीका तो पता ही होगा ना, कैसे निकालते हैं। द्वितीय 6, दूसरों को 8, शायद 3 बार में जाएगा, इसको 3 बार में करोगे तो 6 हो जाएगा, और 7 तरीके 21, हाथ में लगा 2, हाथ में लगा 2, 3 दूनी 6, 2 8, 12 में से 6 जाए 6, 2 में से 1 जा 1, ठीक है, 216। फिर क्या करते थे, जो यहाँ पे मिलता था उसको कुछ ऐसे बनाते थे, फिर इसको यहाँ पे लिख देते। पता है कि नहीं पता है बताओ? अरे यार देखो, इससे भाग दिए, ये हुआ, जो बचा उसको यहाँ पे लिखते थे, भाजक बनाते थे, और फिर इसको यहाँ पे लिखते थे, फिर भाग देते थे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है?
थोड़ा समझो, ठीक है। तो कितने बार में जा रहा है, फिर एक बार में जा रहा है, 12 में से 6 जाए 6, 6 में से 1 जाएगा 5, फिर इसको क्या करते थे, भाजक बनाते थे और फिर इसको भाज्य बनाते थे, ठीक है। अब भाग दो, तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, 5 चौक को 20, 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा। 6 3 18 को 8, हाथ में लगा 1, 5 3 15, 1 16, 16 में से 8 जाएगा 8, 20 में से 16 जाएगा 48 हो गया। फिर अब अभी भी खत्म नहीं हुआ ना, 48 को भाजक बनाएंगे, 56 को यहाँ लिखेंगे, फिर भाग दो, एक बार में जाएगा 48, 8 बचा, अभी भी नहीं खत्म हुआ। अब 8 को फिर क्या करेंगे, भाजक बनाएंगे, 48 को यहाँ लिखेंगे, तो 8 6 48। अब देखो 0 बच गया ना, कट गया ना, देखो ध्यान से देखो, इसका मोशन निकाल रहे हैं हम लोग, तो ऐसे करते 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 जाएंगे, और जहां पे खत्म हो गया ना, तो वो वाला हम भाग देखेंगे, ठीक है। उसमें देखो, उसमें क्या देखना है कि किसी से खत्म हुआ, 8 से भाग दिए हो 48 में, तो 6 बार में खत्म हुआ, तो 8 से भाग दिए हो तभी है ना खत्म हुआ है, तो जिससे भाग दोगे वही मौसम हो जाएगा। तो मौसम क्या हो जाएगा, 8 हो गया। अब इसी, अगर इतना तुमको आ रहा है तो ये एकदम आसान है, मतलब बस इसी को तुमको लिखने का तरीका बदलना है, थोड़ा सा हम लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इसको हम ऊपर का चीज मिटा देते हैं। देखो इसी को लिखेंगे कैसे, पहला काम ये करेंगे, पहले वाले भाग को उठाएंगे, ये सपोज कर लो कि ये पहला वाला भाग है, ठीक है, ये दूसरा वाला है, ऐसा तुम नहीं करोगे यार, तीसरा है, ऐसे तुम 1 2 3 4 5 नहीं करोगे, मैं समझाने के लिए केवल कर रहा हूँ, तुम अगर रफ कॉपी में ये कर लेना, रफ कॉपी में ये कर सकते हो, करना चाहे तो कर लेना, ठीक है। क्या करना है तुमको, मेन चीज इस क्वेश्चन में तुमको लिखना क्या चीज है, मैं उसको केवल बता रहा हूँ, जो भाज्य है ना बीच वाला, उसको यहाँ पे लिखो, 1032 को बराबर करो, ठीक है, इसका गुणा भाजक का गुणा इसके साथ करो, तो 272 गुणे 3 करो, फिर प्लस जो शेषफल बचा ना ये वाला, इसका गुणा इसके साथ, फिर प्लस ये कर दो 216, ठीक है। अब यही रिपीट फिर करना है, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, पहला स्टेप था, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अब इसको दिमाग में रखेंगे, इतने वाले हिस्से को, इतने वाले हिस्से को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब उसी को फिर से लिखो, क्या लिखोगे तुम, अब 272 को भाज्य बनाओ, ठीक है, 216 को भाजक बनाओ, और एक भागफल हो गया, शेषफल तुम्हारा 56 हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे चरण में आ जाओ, तीसरे चरण में क्या करेंगे, इसको दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, 216 हमारा भाज्य हो जाएगा, ठीक है, 56 भाजक हो जाएगा, 3 भागफल हो जाएगा, 48 शेषफल हो जाएगा। तीसरा चरण हो गया। चौथा चरण में क्या करेंगे, 56 को हम भाज्य बनाएंगे, ठीक है, और 48 को भाजक बनाएंगे, भागफल 1 होगा, शेषफल 8 हो जाएगा, ये अपना चौथा चरण हो जाएगा। फिर पांचवें चरण में क्या करेंगे, 48 को हम भाज्य बनाएंगे, ठीक है, और 48 यहाँ देखो 4 चरण हो गया ना, फिर 8 से भाग देंगे, कितने बार में गया, 6 बार में, शेषफल 0 हो गया, ठीक है, अपना 5 चला हो गया, ठीक है। बस इतना ही तुमको लिखना है। अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से इतना और इतना का मोशन निकालो, तो तुमको अगर पल्ले नहीं पड़ेगा ना, तो तुम सीख लो इसको, ऐसे भाग विधि से अपना निकाल लेना,
मसा निकाल लो दिमाग में, और उसके बाद क्या करना, उसी को चरणबद्ध तरीके से लिख लो। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्टेप, जैसे जितना भाग 1 2 3 4 5 5 भाग मतलब 5 स्टेप, जितना भाग होगा जितना उतना ही स्टेप अपना बनेगा। तो बस यही क्या यार देखो, मैंने बोला ना अभी एक क्वेश्चन कराता हूँ, इस पे बेसिस भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है। इस पे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखे है, थोड़ा सा समझो। बोल रहा है कि 58 को 8 से विभाजित करने पर, 58 को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। यहाँ पे जो मिल रहा है शेषफल 2 है प्राप्त होता है, तो भागफल ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे मिलेगा उसको बताइए। तो कुछ नहीं करेंगे यार, एकदम नॉर्मल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप ऐसे भाग देकर भी पता कर सकते हैं, छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी में एक्स वगैरह डाल देता पूछता तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन दिक्कत होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, भाज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसी में पटक देंगे, आंसर ऐसे आ जाएगा। कुछ नहीं है। देखो, भाज्य की जगह पे 58 पटको, भाजक की जगह पे 8 करो, ठीक है। भागफल नहीं पता तो इसको x सपोज कर लो, प्लस शेषफल कितना 2, इसी को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आ गई, आंसर है खत्म, ठीक है। 58 में से 2 हटा लो इक्वल टू 8x, तो कितना हो जाएगा 56, 8x, x इक्वल टू 56/8, 8 7 56, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। तो अपने इसका आंसर आ गया क्वेश्चन का 7 है, मतलब यहाँ पे जो अपना भागफल होगा वो कितना आएगा 7 आएगा। ऐसा अगर x वगैरह में क्वेश्चन बनाता है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। थैंक यू। यार देखो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लॉश और मॉश कैसे निकालेंगे। देखो, इसमें का एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे एमसीक्यू में, एकदम बिल्कुल आने के चांसेस जाते हैं। लॉस और मॉश कैसे निकालें, तो लॉस और मॉश निकालने की हम अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ पे जिक्र करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मॉस तथा लॉस ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे हम, जो भी जिनका भी लॉस और मॉस निकालना होगा उनको हम क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 कर देंगे, यहाँ पे 72 कर देंगे, यहाँ पे 120 कर देंगे, सबका फैक्टर गुणनखंड कर लेंगे, भाज्य गुणनखंड। 2 3 6 और 3 करने 3, 2 2 2 3 6, 2 6 12, 2 करने 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 करने 3, इसका फैक्टर हो गया 2 60, 2 30, इसका कर लो 15, 3 5 15, 5 करने 5। गुणा कैसे लिखेंगे गुणनखंड, तो 2 गुणे 3, 72 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 120 का क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो मौसा कैसे निकालते हैं, मौसा क्या होता है, अच्छा इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि जो 2 है वो 3 बार है, ठीक है, इसलिए। और जब 3 है वो 1 बार है तो हम 3 की पावर 1 कर सकते हैं, इंटू 5 जो है 1 बार है तो 5 की पावर 1 कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम एक्सपोनेंट पावर के फॉर्म में लिख दिए, और एचसीएफ निकालना, ठीक है। ऐसे करो या ऐसे करो, बात से। तो मौसम में क्या करेंगे, इनमें देखो तीनों में कॉमन कौन सा है, 2 और 3 में क्या, एक 3 भी कॉमन है, तो 2 गुणे 3, मौसम कितना हो गया 6, ठीक है। लौसा में क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे 2 गुणे 3, ठीक है। अब देखो अब समझो, अब यहां से देखो बाकी लोग जो बच रहा है ना उसको भी हम लिख लेंगे, ठीक है। ये यहां से भी मिल रहा है, ये यहां से भी मिल रहा है,
कॉमन नहीं रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये चीज कॉमन कहीं नहीं मिला, अकेले है तो उसको भी लिखेंगे, सबको इज्जत देंगे, जो अकेला है, जो सिंगल है, जो डबल है, सबको इज्जत देना है यहाँ पे, ठीक है। इंटू 5 कर दो, ठीक है, तो आपका लसम आ जाएगा। क्या होगा लसम? 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60, 60 दूनी 120, 12 36, 360 हो जाएगा। ये लसम हो गया, ये मस्त हो गया। तो ऐसे निकाले ये, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन को तुम करना, अच्छे से करना। देखो इस पे एक क्वेश्चन आएगा, इस पे प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा अगर ऐसे लिया हो, वो ऐसे पावर के फॉर्म में दिया हो तो कैसे निकालोगे? देखो टेंशन बिल्कुल मत लेना है, डरना और डरना मत। देखो मौसक के लिए क्या करेंगे? देखो जो सब में कॉमन है ना, उसकी सबसे छोटी घात लिख लेंगे। सब में कॉमन कौन है? 2 है, 3 भी है ना, 2 और 3 सब में है, तो 2 की छोटी घात कितनी है? 2 की पावर 1 गुणे, ठीक है। 3 की सबसे छोटी घात कितनी है? 3 की पावर 1। इसको जब गुणा करोगे तो 2 गुणे 3 मतलब 6 आएगा। लसन निकालने के लिए क्या करेंगे? लसन निकालने के लिए क्या करेंगे? जो कॉमन है उसकी बड़ी घात, और जो कॉमन नहीं है, ठीक है, उनको ऐसे रख करके गुणा कर देंगे। ऐसे देखो 2 कॉमन है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ है, तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है? 3, ठीक है। अच्छा 3 कॉमन है, 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है? और कौन सिंगल बचा अकेला, तो गुणा कर दो, आंसर वही आएगा, ठीक है। इसको लिखो 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 त्रिका 9, गुणे 5, ठीक है। तो 8 बचे, किसी भी तरीके से करो आंसर वही आएगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और देखो ऐसे भी सीबीएसई बोर्ड में तो हमारा अगला क्वेश्चन है, संख्याओं और उनके लसम मसक के बीच क्या संबंध होता है? तो काफी इजी है कि मान लो ये केवल 2 संख्याओं के लिए वो लागू होता है, ठीक है। जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, केवल 2 संख्याएं होंगी और उनका लसम मसक के बीच में ही संबंध निकलेगा, ठीक है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और उनका लसम गुणे मसक, क्या करेंगे? एक संख्या मान लो ये है, ठीक है, दूसरी संख्या ये है, तो इन दोनों को गुणा करोगे ना, तो जो आएगा वही इन दोनों के लसम और मसक निकालने के बाद जब गुणा करोगे तो वही आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? ये फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लसम गुणे मसक होता है। तो अब इस पे क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या कर देगा? पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या दे देगा, लसम दे देगा, बोलेगा मसक निकालो। पहली संख्या दे सकता है, दूसरी संख्या दे देगा, मसक दे देगा, पूछेगा लसम निकालो, या लसम दे देगा, मसक दे देगा, बोल देगा पहली संख्या निकालो, दूसरी संख्या भी दे देगा। तो समझ रहे ना, तीनों में से 2 दे देगा, बोलेगा तीसरी निकालो। तो मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन समझो। दिया गया है मौसम इतना इतना इक्वल टू 9। इसका क्या मतलब है कि मौसम ऑफ इतना और इतना इज 9, मतलब इतना और इतना का मौसम 9 है। मतलब पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, और इन दोनों का मौसम जो है 9 है। तो लसम आप इतना ज्ञात करो, मतलब इन दोनों संख्याओं का लसम निकालो। तो ये दोनों संख्याएं देखो 306 और 657 सेम है ना, 306 और 657। अगर यहाँ पे कुछ बदल देता ना, तो फिर इस फार्मूले से तुम नहीं निकाल पाते। जैसे मान लो यहाँ पे तुमसे अगर ऐसे पूछ दे लसम निकालो, लसम निकालो, ठीक है। अब मान लो 404 540 दे दिया, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कुछ और संख्या है, यहाँ पे कुछ और हो जाएंगी तो नहीं निकलेगा। दोनों जगह सेम होनी चाहिए, 306 657, तो 306 657 ही होने चाहिए, तभी निकले, या वरना इस तरीके से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो समझो कैसे करेंगे। क्या करेंगे? पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या इतनी है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू लसम गुणे मौसम। लसम अपने को नहीं पता, लसम निकालना है, तो लसम ऐसे लिख दो, गुणे मौसम कितना है 9 है। तो क्या करोगे लसम निकालने के लिए? तो लसम इक्वल टू हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा 9। 9 से भाग दे दो, गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 9 चौक 36, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 3 9 9 चौक 36,
तो क्या करोगे तुम, 34 में 657 का गुणा कर दोगे तो वही आंसर आएगा 22,338। 22,338 आंसर आएगा। कोई दिक्कत? यार तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें हम नॉर्मली √2, √3, √5 को ही सिद्ध करने के लिए आता है, किसी को सिद्ध करो कि अपरिमेय है। तो इस चीज को यार बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यूपी बोर्ड हो सीबीएसई बोर्ड हो एक क्वेश्चन आता ही आता है और 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, एकदम रट्टा मार लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रट्टा मार लेना। ठीक है, नंबर अच्छा आ जाएगा। तो इस चीज को समझने से पहले एक प्रमेय हम समझते हैं। प्रमेय क्या है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। P एक अभाज्य संख्या है। आप मान लीजिए, हम थोड़ा समझाने के लिए मान लेते हैं P आपका 3 है। अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि इसका गुणनखंड 1 और 3 होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है। a जो है एक धनात्मक पूर्णांक, मैं सपोज कर लेता हूं 36 है। ठीक है, 36 नहीं सपोज करता हूं, 6 सपोज कर लेता हूं। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, अभी आप a स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, a स्क्वायर को विभाजित करती है। अभी जो p है ना, अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है तो a स्क्वायर बाई p करो, मतलब 36/6 करो। तो कितना आ रहा है, 12 आ रहा है ना, अलग नहीं आ रहा है। अगर a स्क्वायर को विभाजित करती है p तो a को भी विभाजित करेगी। तो a को भी आप विभाजित करोगे तो हो जाएगा। बात अलग है, यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, लेकिन विभाजित करेगी। वही कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तथा a एक धनात्मक पूर्णांक है। a जो है एक धनात्मक पूर्णांक 6 मान लिया मैंने। ठीक है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है, कि जो p है ना 3, a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36, 6 का वर्ग 36, और जब विभाजित कराओगे, अगर करती है 36 को 3 से भाग देने पर भाग जा रहा है, तो ये निश्चित है कि आप a को p से 6 को 3 से 6 को 3 से जब भाग दोगे तब भी विभाजित होगा। ये रूल है। अगर मान लो, थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ, p = 3 सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, और a की वैल्यू 5 कर लिया, तो a स्क्वायर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो a स्क्वायर बाई 5 करो, विभाजित नहीं करेगी, क्योंकि 25/3 ना, विभाजित नहीं करिए ना, तो फिक्स है, पता भाई निश्चित है कि जो a है वो a को p जो है विभाजित नहीं करेगी, तो 5/3 को भी विभाजित नहीं करेगी। अगर स्क्वायर वाले को करेगी तो a को भी करेगा, अगर a स्क्वायर को नहीं करेगी तो a को भी नहीं करेगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे और चीजों को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये आप रट्टा मार लो, एक तो समझाएंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत शॉर्ट चल रहा है ना, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या आपको पता ही होगा, अगर परिमेय संख्या है कोई नंबर तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p/q के रूप में लिख दिया, जहां p और q सहअभाज्य मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया है ना, सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक क्या मतलब क्या चीज, फिर से देख लो। सहअभाज्य का मतलब यही है, जैसे 2 और 5 सहअभाज्य है, मतलब इनका जो HCF है, HCF मतलब मौसा एक होना चाहिए, इनके बीच कुछ उभयनिष्ठ ना हो। सहअभाज्य का मतलब इन दोनों के बीच कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, अगर उभयनिष्ठ है तो सहअभाज्य नहीं होगा। ठीक है ना, मैंने ये सब कुछ कर लिया, ये होता ही है, और Q ≠ = 0, ये भी होता ही अपने को पता है। अब इसका थोड़ा सा स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड का, तो हो जाएगा 2p² / q², थोड़ा सा क्रॉस गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई
पे गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा, ठीक है, पी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। आप यहां से इसको इक्वेशन 1 भी सपोज कर लेते हैं, समीकरण 1 सपोज कर लो, माना इतना एक परिमेय, ठीक है, ये सब हो गया। अब देखो चूंकि Q एक पूर्णांक है, ऊपर सपोज कर लिया ना सबाज पूर्णांक है, तो ये पूरा पूर्णांक होगा। जब ये पूर्णांक है तो ये इसके बराबर है, तो ये भी पूर्णांक होगा, तो पी स्क्वायर बाई 2 भी पूर्णांक होगा। बताओ मतलब पी स्क्वायर 2 से विभाजित होगा, अच्छा वही चीज देखो, अगर पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, यहाँ देखो अगर ए स्क्वायर इससे विभाजित हो रही है तो ए को भी पी विभाजित करेगी, तो मतलब ये पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा। पक्का है, कोई दिक्कत? तो माना, फिर मान लो P को 2 से भाग दे रहे हो तो तुम्हारा आ रहा है C1 आ रहा है, मान लो, बस मानने की मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो मानोगे यहाँ से तुम P की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी 2C1, ये समीकरण नंबर 2 बना लो। आज समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही, ठीक है। अब यहाँ पे बनाते हैं समीकरण 2 आ गई ना, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर आप देखेंगे कि, ध्यान से देखिए, 2q स्क्वायर इक्वल टू, जब p का स्क्वायर करेंगे तो 4c1 स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर इक्वल टू 2c1 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम c1 की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे मैंने ये c1 जो सपोज की, चूंकि ये पूर्णांक है तो c1 भी पूर्णांक होगा, जहां लिख सकते हैं, जहां c1 इक्वल टू पूर्णांक, ठीक है। अच्छा समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो c1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 2, ठीक है, क्योंकि c1 पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा। यहाँ q स्क्वायर बाई 2 भी पूर्णांक होगा। क्यों पूर्णांक होगा बताओ? क्योंकि c पूर्णांक है तो c के स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, और जब ये इसके बराबर है मतलब ये भी पूर्णांक होगा, तो इसको लिख दिया तरह भी पूर्णांक होगा, ठीक है। मतलब ये है कि q स्क्वायर 2 से विभाजित होगी तभी ना पूर्णांक बनेगा यार, से विभाजित होगी, ठीक है। अच्छा फिर वही कॉन्सेप्ट, अगर q स्क्वायर 2 से विभाजित हो रही है तो q भी 2 से विभाजित होगी, फिर मान लिया अगर q 2 से विभाजित हो रही है ना, मतलब q बाई 2 जो है फिर एक पूर्णांक है, तो मैंने q c2 मान लिया, ठीक है। तो q इक्वल टू लिख सकते हैं ना 2c2। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही है? इसको समीकरण नंबर 3 सपोज कर लीजिए भैया, समीकरण नंबर 3 कर लीजिए। अब इसको आप समीकरण नंबर 4 कर लीजिए, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। देखो अब देखो 1 2 3 4 आ गया, यहां से मैंने p की वैल्यू निकाल ली, यहां से q की वैल्यू निकाल ली। अब आप देखो
समीकरण 2 और 4 को गौर करो। समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि, अच्छा आप देख रहे हो कि P इक्वल टू 2C1 लिखा है, Q इक्वल टू 2C2 लिखा है। समीकरण 2 और 4 से, अच्छा यहाँ पे C2 क्या, वही पूर्णांक अगेन मान लीजिए, जहां लिख सकते हो आप, जहां C2 इक्वल टू पूर्णांक, ठीक है। 2 और 4 से स्पष्ट है कि P और Q का उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। अच्छा, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, मतलब P और Q सअभाज्य है ही नहीं। समझ पा रहे हो? अर्थात P और Q सअभाज्य नहीं है, सअभाज्य पूर्णांक नहीं है, जो कि जब सअभाज्य, ठीक है बात समझो, जहां मैंने क्या सपोज कर, जहां P और Q सअभाज्य पूर्णांक ऐसा हो रखा था, अर्थात P और Q सअभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः ये मेरे कल्पना के विरुद्ध है, मेरे कल्पना के विरुद्ध है, कल्पना के विरुद्ध, अतः मेरी कल्पना गलत है, अतः मेरी कल्पना अभी ये मत समझना है, किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। तब मेरी कल्पना गलत है, ठीक है। मेरी कल्पना क्या थी, वही P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ P और Q सअभाज्य पूर्णांक है। तो ये जैसे मैंने सोचा था वैसा तो हो नहीं रहा है, तो मेरी कल्पना गलत है, अतः सिद्ध हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आगे लिख देना, इसके बाद जो लाइन लिखना है ये वाला यहाँ लिख देना यार। अतः सिद्ध हो गया कि √2 कर्णेन्दु एक अपरिमेय संख्या है। देखो यार, अभी भी तुम लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा, मैं एक बार भी समझाने की कोशिश करता हूँ। सिद्ध कीजिए कितना एक अपरिमेय संख्या है, तो ये याद रखो, इसको 4 समीकरण बनाना है इसका, ठीक है। पहला क्या करेंगे, माना √2 कर्णेन्दु एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो कर्णेन्दु को P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q सअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। सअभाज्य पूर्णांक का मतलब ये होता है कि इनमें कुछ कॉमन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, मतलब HCF 1 इन दोनों का। तो इसको स्क्वायर कर तो ये आएगा, फिर उसके बाद 2Q² इक्वल टू P² लिख सकते हो, समीकरण 1 बना लो। उसके बाद तुम Q² कहीं पे छोड़ दो, P²/2 हो गया, ठीक है। अब ये समझो, क्योंकि Q एक पूर्णांक है, भैया P और Q दोनों पूर्णांक है ना, मैंने Q को यहाँ पे दिखा रहा है, Q एक पूर्णांक है तो P²/2 ये भी एक पूर्णांक होगा। अच्छा, ये पूर्णांक कब होगा, जब P² 2 से विभाजित होगा। अच्छा, अगर ये 2 से विभाजित हो रहा है, मतलब P भी 2 से विभाजित होगा, तो P जब 2 से विभाजित होगा तो हम लिख सकते हैं ना, पूर्णांक ही आएगा, P/2 इक्वल टू C1 मैंने मान लिया, जहां C1 इक्वल टू पूर्णांक आ रहा है। फिर यहाँ से P इक्वल टू C2 समीकरण 2 बना लिया, इसको समीकरण 1 में रख दिया, तो ये आ गया, उससे हमने ये बना लिया, समीकरण 3 बन गया, ठीक है। अब यहाँ समझो, क्योंकि C1 एक पूर्णांक है, तो C1 एक पूर्णांक है, तो C1 को ये लिख सकते हो, यहाँ से Q² 2 भी पूर्णांक होगा, क्योंकि C1 पूर्णांक है। जब Q²
मतलब इसका मतलब ये पूर्णांक है, इसका मतलब ये हुआ ना क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होगा। अच्छा जब स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। बात समझ में आ रही? अच्छा तो मैंने मान लिया फिर से q/2 जो है C2 है, ठीक है, C2 के बराबर आ रही है। यहाँ C2 एक पूर्णांक है, मतलब दूसरा नया पूर्णांक है कोई, तो q = 2C2 आ गया। अब समीकरण 2 और समीकरण 4 को देखो तुम। P आ रहा है 2C1 और Q आ रहा है, P आ रहा है आपका 2C1 और Q आ रहा है 2C2। समीकरण 2 और 4 को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 2 और 4 में 2 कॉमन है। समीकरण 2 और 4 में P और Q में 2 कॉमन आ रहा है, मतलब ये तो सब आज रही नहीं है, मतलब मैंने जो सपोज किया था वो गलत है, अतः गलत है तो अपरिमेय संख्या, यही सीधे करना। एक क्वेश्चन और नोट कराते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको रट्टा मार लेना, नहीं भी समझ में आएगा तब भी रट्टा मार लेना। सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस सारा कॉन्सेप्ट पहले का ही है, कठिन पहला ही है, थोड़ा उसको रट लेना, समझ लेना, बाकी उसके बाद उसी का यूज करके हम आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं है। तो इसको भी क्या करेंगे, माना 2 + 3√5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना, ठीक है। फिर थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करना, √5 को यहीं पे छोड़ो इधर ही, तो 3√5 = P/Q - 2, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना एलसीएम लेकर के, P - 2Q/Q। वैसे भी यहाँ पे वो यहाँ लिख देना यार, जहां P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं, सहअभाज्य पूर्णांक Q ≠ Q 0 नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? अच्छा तो √5 को यहाँ पे बचाओ तो क्या हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा ना, ये हो गया। अब समझो, P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो जब दो पूर्णांकों को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो ये भी पूर्णांक होगा, ऊपर वाला भी पूर्णांक होगा, गुणा किया जाए तब भी पूर्णांक ही होगा, भाग किया जाता है तो परिमेय संख्या हो जाता है। यहाँ लिखो चूंकि यहाँ P - 2Q और 3Q पूर्णांक है, इसलिए P - 2Q/3Q भी पूर्णांक होगा, सॉरी भी पूर्णांक नहीं, जब पूर्णांकों को आपस में भाग दिया जाता है, बट्टे के रूप में लिखा जाता है तो वो परिमेय संख्या बन जाती है। तो इतना परिमेय संख्या होगी, इसलिए इतना परिमेय संख्या होगी, इतना परिमेय संख्या होगी ना, होगी। अगर ये परिमेय संख्या है मतलब √5 भी परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है, ना, जो कि गलत है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी
अतः हमारी उपरोक्त कल्पना गलत है। अतः सिद्ध हुआ 2 + 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना कर, बस यही लाइन रट लेना। यहाँ इतना पूर्णांक है, इतना परिमेय संख्या भी मतलब इतना भी परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है क्योंकि इतना एक परिमेय संख्या था। हमारी कल्पना गलत है। 10 ही दूगा कितना एक परिमेय संख्या। कुछ नहीं करना है बाबू, वही बहुत इजी है। इतना एक परिमेय संख्या लेंगे, फिर इतना को p बटे q के बराबर कर देंगे, ये चीज लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, सबको इधर ला देंगे किसी तरीके से, जोड़ घटा गुणा भाग करके। केवल इधर को रूट वाला जो भी बचा होगा उसको छोड़ देंगे, ऐसे बना लेंगे, स्टेटमेंट रख लेंगे, आप देंगे। ठीक है, तो देखो मैंने ये 2 क्वेश्चन करवाया है। अगर ये 2 क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से सीख लोगे तो तुम्हारे 3 नंबर तो फिक्स है, कोई काट नहीं पाएगा। हाँ, और इस पे क्या होता है, और भी क्वेश्चन बदल के आते हैं। तो जैसे मान लो केवल और केवल तुमको ये हो गया, ठीक है, अगर ये प्रूफ करने के लिए आ जाए तो भी तुम कर सकते हो। अगर कुछ ऐसा आ जाए तब भी कर सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक खत्म होता है। और यार तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार तो परिमेय संख्याओं का भी होता है और अपरिमेय संख्याओं का भी होता है, लेकिन इस चैप्टर में हमें सिलेबस में अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार नहीं पढ़ना है, केवल परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़े ना है। कैसे करना है, निकालना है, सब देखेंगे यहाँ पे। ये भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी एमसीक्यू आना तय है, एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, समझ पाओ तो। ठीक है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शांत दशमलव प्रसार का मतलब ये होता है कि आप भाग दिए जा रहे हो, ठीक है। अब दशमलव के 2 अंक बाद, 4 अंक बाद, या 6 अंक बाद, 8 अंक बाद कभी ना कभी कट जा रहा है, पूरा खत्म हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, मतलब आप परिमेय संख्याएं दी हुई हैं और आप भाग दिए जा रहे हो, कट ही नहीं रहा है नहीं समझ रहे हो। अशांत का मतलब वो पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ते इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसको अशांत दशमलव प्रसार अपन बोलेंगे। ठीक है, अशांत में 2 तरीके का अशांत प्रसार हो सकता है, पहला आवर्ती, दूसरा अनावर्ती। आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार, अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। आवर्ती का मतलब ये होता है कि दशमलव के बाद कोई अंक बार बार रिपीट हो रहा हो, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसको बोलेंगे आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अनावर्ती में क्या होगा कि दशमलव के बाद नंबर कोई रिपीट नहीं करेगा, समझ रहे हो ना, मतलब एक ही नंबर बार बार नहीं आएगी, किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी, समझ रहे हो। वो एट रैंडम आएगा, मतलब कभी कुछ जैसे पाई की वैल्यू होती है ना 3.14 समथिंग, ना रिपीट करती है ना ही मतलब सेम नहीं आती ना, किसी एक अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, बार बार अलग अलग नंबर आएगा, तो वो क्या होगा, अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, समझो, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार केवल और केवल परिमेय संख्याओं में ही देखने को मिलेगा। अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार जो होता है अपरिमेय संख्या में देखने को मिलता है। बस समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है ना, ये वाला इसमें देखने को मिलता है, अपरिमेय संख्या में देखने को मिलता है। ठीक है, अब समझो,
थोड़ा उदाहरण समझते हैं। शांत दशमलव प्रसार में देखो, मान लेते हैं कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे 3.3.465। ये देखो खत्म हो गया ना, तो ये शांत में आ जाएगा, ये भी शांत में आ जाएगा। देखो ये देखो 1/3 खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ बार बार 3 आ रहा है ना, तो आवर्ती है। आवर्ती मतलब बार बार एक ही अंक आ रहा है, ठीक है। अशांत दशमलव प्रसार मतलब खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें देख लो 1.002 तो कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब बार बार नहीं आ रहा है। तो ये अपरिमेय संख्याओं में होता है, और ये पाठ्यक्रम में नहीं, अपने को नहीं पढ़ना है। अगर पढ़ लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सब जानना जरूरी है। चलो, अब तुम्हारे दिमाग में एक विचार आ रहा होगा, यार भैया आपने तो शांत दशमलव प्रसार और शांत क्वेश्चन लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझो तुम लोग। क्वेश्चन है 17/4, तुम लोग करो, ठीक है। 17/4 227/625। अगर नोट नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम पीडीएफ दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से देख लेना, ठीक है। चौथा 17/90। तो ये शांत दशमलव प्रसार देगा नहीं देगा, कुछ नहीं करना है। क्या कर, नीचे वाले का फैक्टर कर देना है। केवल दो आ रहा है ना, 2 या 5 आएगा तो शांत होगा, तो ये शांत देगा, ठीक है। ये बताओ 625 लिखो, 5 125 5 25 5 5 1, केवल 5 दे रहा है ना, केवल 5 का है तो शांत होगा, ये भी शांत दशमलव प्रसार देगा। इसमें देखो 462 का कर लो फटाक से, तो 2 2 4 2 3 6 2 करने दो, 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 7 21, 7 से कटेगा 11 11। देखो 2 तो मिल रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन 3 7 11 एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो इसकी वजह से ये अशांत देगा। अशांत मतलब इसको जब दशमलव में बदलेंगे ना तो अशांत आएगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है। और देखो इसका करना है तो 90 कर लिखो, और उसको देखो 45 3 15 3 5 5 1 2 5 तो मिल रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा 3 आ रहा है ना, 3 आने की वजह से वो हो जाएगा आपका अशांत, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, आपको पता करना होगा। हम एक और टॉपिक पे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। यार देखो, अब तो मैंने ये बताया तुमको कि शांत और अशांत पता कैसे करेंगे, लेकिन अगर मान लो कि बहुत बड़ा कोई नंबर दे दिया, परिमेय संख्या दे दिया, और तुमसे पूछ रहा है कि इसको दशमलव में बदलो या शांत दशमलव में बदलो, तो कैसे बदलोगे, इसके लिए एक तरीका मैं तुमको बता रहा हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। अब देखो सब कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, अब 2-3 क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट हम बताएंगे, ठीक है। मतलब इसको भी पढ़ना जरूरी है, अगर अच्छे मार्क्स 5 में 5 नंबर लाना है तब। जैसे है कि परिमेय संख्या 129 डिवाइडेड बाय 20 इतना का शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, काफी इजी है। तुम तो पहले एकदम गधे हो तुम, तो तुम क्या करोगे, तुम ऐसे करोगे, मुझे पता है, नीचे सबका गुणा कर दोगे, ठीक है, सबका गुणा कर दोगे, फिर उसके बाद भाग दोगे। तो ऐसे नहीं करना यार, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, मैं तरीका बता रहा हूँ। हमेशा अगर लिख रखे ना शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करो, तो बस एक ही तरीका मेरा अपना लो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 129 ऊपर वाले को वैसे का वैसे रख दो, नीचे वाले का लिख दो, ठीक है। अब समझो, क्योंकि शांत बोल रखा है तो अपने को तो पता ही होगा कि हर में मतलब नीचे 2 और 5 ही आएंगे, इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। अच्छा, अब देखो 2 की पावर कितना लिखा है, 3, 5 की पावर कितना है, बात समझ में आ रही ना। हम एक काम करेंगे,
जो सबसे बड़ी घात जिसका भी लिखा हुआ है, जैसे 5 का पावर 7 लिखा हुआ है ना, हम कुछ ऐसा करेंगे कि 2 की जो पावर लिखा है वो भी 7 हो जाए, मतलब नीचे ऊपर 2 की पावर 4 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर कितना हो जाएगा 129 गुणे 2 दूनी 4 चौको 16 और भागा यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 7 और 5 की पावर 7। देखो दोनों की पावर 7 हो गई ना, सेम हो गई। इस चीज को ऊपर हम गुणा अगर करेंगे तो गुणा करने के बाद आएगा 2064, जब गुणा करेंगे तो 2064 आएगा। और नीचे आप लिख सकते हैं 5 दूनी 10 की पावर, भैया रूल पढ़े हो ना यार, बेस सेम है गुणा कर दीजिए, और चूंकि बेस अलग अलग है तो गुणा कर दीजिए, पावर सेम है तो उसको एक रख दीजिए, 7 हो गया ना। अब इसको कैसे करेंगे, देखो 10 की पावर 7 लिखा है नीचे, इसको 10 इसको मतलब भाग देना अच्छे से, कैसे देंगे, पीछे से आप आइए और पीछे से 7 पावर 7 है ना, तो 7 को जगह 7 को अंक खिंचा करके 10 लगा देना है। देखो 4 है 6 है 0 है 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ 10 लगा देंगे, हो गया। समझ गए, नहीं समझा, कुछ नहीं करना, इसमें क्या करना है, जो भी हर दिया रहेगा उसके गुणनखंड निकाल लेंगे, अगर गुणनखंड नहीं निकाला हुआ है तो निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, देखेंगे 2 और 5 ही आएगा, अगर 7.4 निकालना है तो फिर दोनों की पावर को हम सेम कर लेंगे, 2 और 5 है ना, उनके पावर को हम सेम कर लेंगे। अगर मान लो 2 नहीं दे रखा है, केवल और केवल 5 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, तो नीचे ऊपर 2 के जितना की कमी होगी नीचे ऊपर 2 के पावर के फॉर्म में गुणा करके एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन बनाएंगे ऐसे ही, तभी जल्दी हो पाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, 13/125 13/125 का दशमलव शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करिए ना, शांत दशमलव प्रसार ज्ञात करो। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना बच्चा, 125 है ना, 125 का पहले फैक्टर कर लो, उसके बाद लिखोगे कैसे इसको, 13/125 है ना, तो 13 को तो कुछ नहीं छेड़ना है, इसको 5 के क्यूब के फॉर्म में लिख सकती हो। ठीक है भैया, 10 बनाना होता है नीचे, तो 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो 2 की पावर कितनी का गुणा करेंगे भाई, सेम करना होता है। ये 5 की पावर 3 है तो 2 की पावर भी 3 बनाना है, तो अपने 5 से किया है ना, तो नीचे ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 13 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 लिखा हुआ है, और यहाँ 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो ऊपर गुणा कर लेंगे, 13/104 होता है। ठीक है, और नीचे 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब ये है, इसको अच्छे से अरेंज करें तो कैसे लिख सकते हैं, पीछे से 3 जितना पावर होता है ना, उतना ही दशमलव अपने को खिसकाना होता है, उतना ही अंक, तो 4 0 1, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक यहाँ लगा दीजिए, ये हो गया आंसर, खत्म। एक दो क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। चलो अब थोड़ा सा हम कुछ इंपोर्टेंट बताने जा रहे हैं ना, थोड़ा सा समझना, इसको नोट कर सकते हो तो नोट कर लो। चलो हो गया, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ, उसको देखो, तुम लोग देखो समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। 14,587 भागा 1250, ठीक है, पूछ रहा है इतना का दशमलव प्रसार कितने दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों बाद समाप्त होगी।
मतलब समाप्त होगी, अपने को पता होना चाहिए कि ये शांत दशमलव प्रसार का ही है। तो नीचे का बस गुणनखंड कर देंगे बाबू, 1250 का गुणनखंड कर दो। बताओ, हाँ बोलो। इसको हम लिख क्या सकते हैं, 14,587 भागा 1250 को हम क्या लिखेंगे, ऊपर तो कोई छिड़खानी नहीं करनी है अपने को अभी फिलहाल। इसको हम इसके फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 4, 10 बनाना है ना, तो 2 की पावर कितना कमी है, तो 3 का कम है, तो 2 की पावर 3 ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 14,587 गुणे 8, नीचे हो जाएगा 10 की पावर 4। अब गुणा कर लो ऊपर, देखो ऊपर गुणा करोगे तो तुम्हारा कितना आ रहा है, 11 66 96, 11 66 96 आएगा, 10 की पावर 4। तो तुम क्या करोगे, मैंने बताया ना, जितना 10 की पावर है मतलब कपाल पे है, उतना अंक पीछे से खिसका करके दशमलव लगा लेना होता है। तो 6 सबको पहले लिख लो, 1 1 2 3 4 छोड़ करके दशमलव लगा लो। ठीक है, पूछ रहा है ये हो गया, भाग देने पे क्या आएगा, का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद समाप्त होगी, तो दशमलव के 4 स्थान बाद समाप्त हो रही है ना, देखो दशमलव के बाद 4, तो 4 स्थानों बाद ये क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यार, थोड़ा सा और कुछ बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अब इतना अगर तुम लोग पढ़ करके नोट्स बना लोगे या मेरा ही नोट्स अच्छे से प्रिंट करके निकलवा लोगे तो काफी फायदा करेगा तुम लोग। चलो एक क्वेश्चन और बताते हैं थोड़ा सा। 6 की पावर n लिखा हुआ है, ठीक है, पता करना है। ठीक, क्वेश्चन यही है, 6 की पावर n बताइए कि n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, n के किसी भी मान के लिए 0 शून्य पर समाप्त होगी नहीं होगी, शून्य पर समाप्त होगी या नहीं, होगी या नहीं। ठीक है, देखो कोई भी नंबर, ठीक है, अगर आपको पता करनी है कि 0 पे समाप्त होगी कि नहीं, ठीक है, ऐसा सिचुएशन आ गया, n जो है नेचुरल प्राकृतिक संख्या है, तो हम क्या करेंगे, n को अभी दिमाग से हटाएंगे और उसके अलावा जो भी नीचे लिख रखा है ना, उसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फिर आगे लिखेंगे किसी भी संख्या के लास्ट में या अंत में 0 अंक तभी आता है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड शामिल हों। तो आगे लिखो, अंत में 0 तभी आता है जब गुणनखंड में संख्या के गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 शामिल हों। लेकिन यहाँ दो तो है परंतु 5 नहीं है, 5 गुणनखंड नहीं है,
भाई इसमें इसके गुणनखंड में 2 अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन 5 अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे नहीं मिल रहा है, इसलिए 6 की पावर n के प्रसार में के या इतना के अंत में शून्य नहीं आएगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा समझ लो कि कैसे पता करते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आ जाए तो दिक्कत ना हो। ओके, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा हम स्टार बना करके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टाइप का समझने की कोशिश करते हैं। एक वो याद कर लो कि 0 और 1 एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या नहीं होती है। ओके बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। 0 सम संख्या में आता है, पता है ना। चलो एक चीज और है, इसको भी याद रख लो। किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। ठीक है, अगर सम पूर्णांक की बात करेगा तो 2q के फॉर्म का होता है, और इसी में विषम पूछेगा तो, विषम पूर्णांक पूछेगा तो समझो 2q + 1 के फॉर्म का होगा। अब वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि या q लिया है कि p लिया है कि m लिया है। ठीक है, अगर सम पूछेगा तो 2q के फॉर्म का होगा, और विषम पूछेगा तो 2q + 1 के फॉर्म का होगा। और एक बात और ध्यान रखना है कि 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है, 0 सम संख्या में आता है। ठीक है, और एक पॉइंट बोल देता हूं यार। ठीक है, तो ठीक है यार बच्चों, कंप्लीट तो हो गया चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, खत्म हो गया। अब तुम अच्छे से देखो और नोट्स बनाओ। एकदम मेरा हाथ से लिखा हुआ नोट्स है, इसको ध्यान करके डाउनलोड कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। जितना मैंने बताया, अगर तुमने उतना भी प्रैक्टिस कर लिया ना तो तुम्हारा 4 से 5 नंबर आराम से आ जाएंगे इस चैप्टर में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, आगे शेयर करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।